हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 30 दिसंबर है और आज हम जो भी हमारी आज की घटनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न भी के बारे में भी जानेंगे और वन लाइनर भी हमने ऐड किए हैं, उसके सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले आज का हम अगर देखते हैं इवेंट में, तो आज डेथ एनिवर्सरी है विक्रम साराभाई की। विक्रम साराभाई वो सब लोग जानते हैं, इन्होंने जो इसरो की स्थापना की थी, भारतीय जो आपका स्पेस प्रोग्राम है इसके ये जनक कहे जाते हैं, यानी इसके फादर हैं आपके स्पेस प्रोग्राम के। और इन्होंने 1969 में इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इसके ये पहले मुख्य चीफ भी इसी के बने थे। मतलब विक्रम साराभाई को इसरो का पहला हेड यानी चेयरमैन बनाया गया था 1969 में। हालांकि 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 1971 में। तो उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, हम इनको नमन करते हैं कि इनकी वजह से ही हमारा इसरो आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। और अगली जो इवेंट है 1906 में आज के ही दिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। ढाका भी वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है और 1906 में स्थापना की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की आज के ही दिन। उसके अलावा 1922 में जो आपका यूएसएसआर है यानी सोवियत संघ की स्थापना की गई थी और इसने लगभग 70 सालों तक एक पावरफुल यूनियन के रूप में काम किया है। और ये जब टूटा था तो इसमें 1991 में मतलब ये इसका विघटन हो गया था, टूट गया था। और उसके बाद इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश बन गए थे, जैसे कजाकिस्तान हो गया, आपका बेलारूस हो गया और भी जो आपका यूक्रेन है, ये सारे देश इसी से निकले थे। उसके अलावा 1943 में फ्रीडम फाइटर जो थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर में इन्होंने आज भारत की स्वतंत्रता का जो झंडा था वो लहराया था, ध्वज को मतलब फहराया था। उसके अलावा 1947 में रोमानिया के उस समय के राजा थे, इन्होंने रिजाइन दिया था और रोमानिया को एक डेमोक्रेसी कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र स्थापित किया गया था राजा का शासन समाप्त करने के बाद। उसके अलावा 1996 में आज के ही दिन ग्वाटेमाला जो एक देश है, सिविल वॉर में इसको समाप्त कर दिया गया था। 36 सालों तक इसमें सिविल वॉर का मतलब शुरुआत रही थी इसमें, और इसको आज के ही दिन 1996 में समाप्त किया गया था। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो हमने कवर किए। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है, हाल ही में वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो आपको ऑप्शंस है आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, जेएनयू या आईआईटी खड़गपुर। प्रश्न का सही आंसर है आईआईटी मद्रास। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो हाल ही में जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है मद्रास, इसको जो वार्टन क्यूएस री इमेजिनेशन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है और इस अवार्ड को शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया? हाउस ड्वेलिंग यूनिट का मतलब है जो रहने लायक घर है वो बनाए हैं, यूनिट बनाई है आपकी रहने लायक। तो आपको बताना है कहां पर बनाई है इंडियन आर्मी ने। पहली ऑप्शन है आपके बेंगलुरु और भोपाल, मुंबई या अहमदाबाद। प्रश्न का सही आंसर है अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। आपकी 2 मंजिल की आपकी बिल्डिंग है जिसको 3D प्रिंटिंग के द्वारा बनाया गया है। जो लोग 3D प्रिंटिंग के बारे में नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए कि एक आपका प्रिंटर होता है, उसमें ये मटेरियल को मतलब भर दिया जाता है और उसके बाद इसको लेयर बाय लेयर जमा करके इस बिल्डिंग को तैयार किया जाता है। इसमें मतलब जो ईंट गायरा और जो भी होता है इसमें मटेरियल वो ऐसे यूज नहीं होता है। इसमें जो इसका मटेरियल जो भी यूज होता है वो लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अहमदाबाद में आपका पहला 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है, यानी पहला रहने लायक घर बनाया आपका अहमदाबाद में। और इसका जो निर्माण है आपका सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, जिसको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस कहते हैं MES, इसने बनाया है और इसमें नवीनतम 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इसमें गैराज के स्थान के लिए 71 वर्ग मीटर की आवासीय इकाई का निर्माण कार्य जो है 3D प्रिंटेड नींव,
दीवारों और स्लैब का उपयोग करके केवल 12 सप्ताह में इसको पूरा किया गया है। 12 सप्ताह मतलब कितना हो गया, 12 सप्ताह 84, मतलब लगभग 84 दिन में इसको पूरा किया गया, यानी 84 दिन का मतलब 3 महीने के अंदर इसको बना दिया गया है। यह आपदा प्रतिरोधी जो संरचनाएं हैं जॉन 3 भूकंप विनिर्देशों एवं हरित भवन मानदंडों का पूर्ण अनुपालन करती है, और मतलब इसमें जो सारे जो आपके मानदंड हैं उसमें फॉलो किए गए हैं। और ये जो आपके 3D प्रिंटेड जो घर हैं सशस्त्र बलों के कर्मियों की बढ़ती आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में सक्षम है, और ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से इसको हम बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी पूरे विश्व में मतलब इससे बहुत सारे आपके बिल्डिंग्स बनाए गए हैं जो कि आपको जैसा चाहे वैसा इसको मोड़ दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसके लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो अभी होम मिनिस्टर जो अमित शाह है इन्होंने आपका प्रहरी ऐप को लॉन्च किया। आपको बताना है किसके लिए और लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके BSF, इंडियन आर्मी, CRPF या NSG। प्रश्न का सही आंसर है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। तो आपके ये अमित शाह हैं, इन्होंने प्रहरी ऐप को लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है ये। तो अभी ये इन्होंने नई दिल्ली में BSF के लिए मोबाइल प्रहरी ऐप को लॉन्च किया है। इसके अलावा इन्होंने 13 मैनुअल संशोधित संस्करण का लोकार्पण भी किया है। जो BSF की ऐप है ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण है। अब जवान जो आपके हैं आर्मी के जो जवान है इसमें वो व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी, आवास, आयुष्मान, CAPF और अवकाश मतलब छुट्टी से संबंधित जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। अब जवान ऐप के जरिए GPF मतलब जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है उसका बायोडेटा या केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग प्रणाली जिसको CP ग्राम्स बोलते हैं पर समस्या निवारण और कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी इसी आपके ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो ऐप है उनको गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ देगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है उनके लिए, जवानों के लिए। इस BSF की जो स्थापना है 1 दिसंबर 1965 को की गई थी और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल जो है आपके पंकज कुमार सिंह हैं। और इसका मोटो जो है, इसका आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। आपका BSF का आदर्श वाक्य कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। स्थापना 1965 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2022 में किसे कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? शॉर्ट में इसको CVC बोलते हैं, या जो आपके सेंट्रल विजिलेंस आपके कमिश्नर हैं इनको बनाया गया है कार्यवाहक, एक्टिंग बनाया गया है क्योंकि अभी रिटायर हो गए हैं। आपको बताना है कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन है आपके सुरेश N पटेल, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अरुण कुमार या राजीव कुमार। प्रश्न का सही आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसकी। तो अभी भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया, यानी CVC इनको बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि अभी जो वर्तमान में आपके CVC थे सुरेश N पटेल, इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, उसके बाद इनकी नियुक्ति की गई है। और इसलिए हम देखिए इसको जो आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग देखते हैं तो इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कब की गई थी? 1964 में की गई थी, लेकिन इसका अधिनियम 2003 में लाया गया था। तीनों चीजें हैं इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखनी है। जो CVC है आपका, जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी 1964 में, लेकिन इसका अधिनियम 2003 में लाया गया था। वर्तमान में कार्यवाहक जो आपके ये जो आयुक्त हैं उनको बनाया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में REC ने कहां पर बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो बिजली उत्सव अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है REC के द्वारा। ये महारत्न कंपनी है आपकी, तो आपको बताना है कहां पर किया है। ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, उड़ीसा, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न का सही आंसर है असम। तो ये आपका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी REC लिमिटेड ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 28 दिसंबर को असम के बक्सा जिले में और उसके जिले के भी आनंदपुर गांव में और इसके आसपास के गांव में बिजली उत्सव का आयोजन किया है। और इसका उद्देश्य जो है आपका, इसमें बिजली के उपभोक्ता के अधिकारों, बिजली के लाभों और दूर दराज क्षेत्रों में विद्युतीकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों और बिजली की पहुंच के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर मतलब इसमें प्रकाश डाला गया है।
और इसमें बिजली के जो आपके मतलब बताया जाएगा कि इसमें क्या लाभ होंगे, इसको कैसे यूज किया जाएगा, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें बिजली के उपभोक्ता अधिकार, ऊर्जा संरक्षण और बिजली के लाभ जैसे विषयों पर ये जानकारी प्रदान करने के लिए इसमें मतलब क्विज भी रखी गई थी, प्रतियोगिता की गई थी। और उसमें जो आपको विजेता रहे उनको पुरस्कार के रूप में एलईडी बल्बों का वितरण किया गया है इसमें। अगर आरईसी के बारे में देखते हैं तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और यह आपकी विद्युत क्षेत्र में वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक एनवीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनी बोलती है, जिसको एनवीएफसी कहा जाता है, जो बैंक का काम का नहीं करती हैं लेकिन फिर भी आपको ये वित्त पोषण करती हैं, उसको एनवीएफसी कहा जाता है। और इसने अभी अपने संचालन के क्षेत्र में 50 साल पूरे कर लिए हैं, इसलिए ये अभी 4 जगह मतलब ये पूरे भारत में 4 जगह इनको आयोजन किया गया है, जिसमें आपका ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके अलावा ये आपका असम है, ठीक है, 2 राज्य और हैं जहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, कोयला मंत्रालय द्वारा खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने इको पार्क का निर्माण किया गया है। खान का मतलब यहाँ माइन से है, जिसमें से खनिज आपके निकाले जाते हैं, उसको खान कहा जाता है। ऑप्शन है आपके 5, 8, 11 या 13। प्रश्न का सही आंसर है आपका 8। ऑप्शन आंसर देख, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। पुनर्प्राप्त भूमि पर इको पार्क विकसित करने और खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय के जारी प्रयासों के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में 8 इको पार्क बनाए गए हैं। अभी 8 मतलब इनका दिसंबर तक ये 8 तैयार हो गए हैं और ऐसे 2 और पार्क जो आपके 2022-23 तक पूरे हो जाएंगे। और ये जानकारी है आपके केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री आपके श्री प्रहलाद जोशी ने अभी इनको बताया है। हमारा मतलब कि हमने 8 पार्क बना दिए हैं और हम इस खान पर्यटन को बहुत बढ़ावा देने वाले हैं। अगर इन्होंने देखा जाए तो इसका जो टारगेट है 24 इको पार्क बनाने का है। और ये जो आपके यूनियन मिनिस्टर कोल और माइंस आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं श्री प्रहलाद जोशी, इन्होंने 23 मार्च 2022 को ये अनाउंस किया था कि हम 24 इको पार्क स्थापित करेंगे, जिसमें से 8 अभी दिसंबर तक पूरे कर लिए गए हैं, अगली साल में 2 हो जाएंगे और बाकी के जो है आने वाले समय में पूरे किए जाएंगे। तो ये आपकी जानकारी है। इसके में भी इसमें देखा जाए तो इसमें नवंबर तक इसमें 2300 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 47 लाख पौधे लगाए गए हैं। तो इसमें पौधे भी लगाए गए हैं जिससे आपको कार्बन जो न्यूट्रल है उसमें भी इसमें लाभ मिलेगा देश को, और कार्बन की जो आपकी कार्बन सिंकिंग जिसको कहते हैं वो भी कम हो जाएगी। अगला है प्रश्न आपका, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा प्रकाशित 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस क्षेत्र में सर्वाधिक है। आपको एफडीआई बतानी है कि किस देश में एफडीआई सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है भारत को 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। तो ऑप्शन है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग यानी व्यापार, टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार, या फिर सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च जो आपका है ये आपकी पब्लिश, इसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। तो इसको शॉर्ट में आईएनडी या आरए कहा जाता है। इसने 28 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट 2022 की प्रकाशित की है और इसमें बताया है कि सेवा क्षेत्र में जो एफडीआई है सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है। ये आंकड़े हैं 2000 से लेकर के 2014 तक और ये आंकड़े हैं 2014 से लेकर 2022 तक। तो 2014 से 22 तक आपका जो सेवा क्षेत्र में 41.3% आपका सर्विस सेक्टर को मिला है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका मैन्युफैक्चरिंग जिसको 25.4 मिला है और तीसरे नंबर पे आपका कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जिसको 19.6% आपका रेवेन्यू मिला है, मतलब एफडीआई मिला है। तो इसमें सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर को दिया गया है। तो ये आपकी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा, जिसको शॉर्ट में आईएनडी या आरए कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में आरटीआई जवाबदेही में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। तो ऑप्शन है इसके केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल। प्रश्न का सही आंसर है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल इस मामले में सबसे टॉप मतलब इसमें रैंक हासिल की है। तो हाल ही में आपका सतर्क नागरिक संगठन है
इसने ये मतलब आपकी जो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसमें आरटीआई जो आपका है इसमें बताया गया है कि 2021-22 में जितनी भी आरटीआई डाली गई हैं, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस यानी सबसे अच्छा रिस्पांस किसने दिया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्रदर्शन है अभी वेस्ट बंगाल ने किया है। इसमें 73% जो आपके हैं, आपकी जो आरटीआई है उनका निपटारा किया गया है। जबकि सबसे निराशाजनक प्रदर्शन मतलब सबसे कम रिस्पॉन्स दिया है आपका तमिलनाडु ने, जिसका केवल 14% आपकी जिसकी निपटान दर है आपकी। ये बिहार जो पहले था, इसके पहले जो 20 में डेटा इसका किया गया था उसमें ये कोई भी जानकारी देने में विफल रहा था, लेकिन इन्होंने अपने में बहुत बेहतरीन मतलब अपना इसका सुधार किया है और इसकी निपटान दर अभी 67% हो गई है। तो ये ओवरऑल 4th नंबर पे आ गया है। सूचना का अधिकार जो है अब अधिनियम है 2005 में लाया गया था और इसके अंतर्गत लोगों को जो नागरिक हैं उनको किसी भी प्रश्न का आपको समय सीमा के अंतर्गत जवाब देना होता है और अनिवार्य जवाब देना होता है। अगर कुछ सिक्योरिटी के मुद्दे छोड़ दिए जाएं देश से संबंधित, तो बाकी के सारे चीज़ों में हम कि उसकी नियम की जानकारी ले सकते हैं। किसी व्यक्ति की किसी भी जानकारी सूचना किसी भी मतलब मामले में इसको मांगा जा सकता है। तो इस सूचना के अधिकार का जो मूल उद्देश्य है नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र के लोगों के लिए कार्य करना है। तो ये 2005 में इस एक्ट को लाया गया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्माकॉम को कोविड-19 की ओरल दवा के रूप में मान्यता मिली है। आपको ये बताना है इसे किसने बनाया है। नाम है आपका निर्माकॉम, ये आपकी ओरल मेडिसिन आपकी अभी इसको मंजूरी मिल गई है। आपको बताना किसने बनाया। ऑप्शन है आपके भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सिप्ला या फिर हेटेरो। प्रश्न का सही आंसर है हेटेरो, ये इंडिया की कंपनी है। हाल ही दिसंबर 2022 में भारतीय जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है हेटेरो, इसने कोविड-19 की ओरल दवा निर्माकॉम का निर्माण किया है और इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मान्यता मिल गई है। यह जो आपकी जो दवा है यह फाइजर जो कि लंदन की या कंपनी है उसकी दवा है। फाइजर की कोविड ओरल एंटीवायरल दवा है जिसको पैक्सलोविड बोलते हैं। इसके जेनरिक संस्करण के लिए पहला प्री क्वालिफिकेशन है ये जो दवा, और विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है इसने इसे उच्च जोखिम वाले रोगियों के इलाज हेतु अब तक का सबसे अच्छा चिकित्सीय विकल्प कहा है। मतलब उसने बोला है अभी WHO ने ये सबसे अच्छा आपका मैनेजमेंट इसका हो सकता है चिकित्सा के लिए, इसका जो आपके इसके रोगी है आपके कोविड-19 के। अगला प्रश्न है आपका, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका मेंशन जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके किस आर्टिकल में किया गया है। ऑप्शन है आपके आर्टिकल 76, आर्टिकल 74, आर्टिकल 69 या फिर आर्टिकल 72। प्रश्न का सही आंसर है आपका आर्टिकल 76, यानी 76 में ये बताया गया है कि भारत का जो महान्यायवादी होगा। हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, इसमें लिखा गया है। और जो आपका महान्यायवादी है इसकी योग्यता भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी और ये महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है और सरकार को मुख्य कानूनी सलाह इसी महान्यायवादी के द्वारा दी जाती है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं और इससे पहले आपके के वेणुगोपाल राव थे, जो कि RRB के एग्जाम में पूछा भी गया था प्रश्न, उसमें उस समय 2020 की बात है। तो इम्पोर्टेंट है आपका आर्टिकल 76 महान्यायवादी से रिलेटेड है। वर्तमान में आर वेंकट रमणी आपके भारत के महान्यायवादी हैं। ये आपके मतलब वकील हैं, सरकारी वकील जिनको कह सकते हैं, सरकार की तरफ से वकील है वो आर वेंकट रमणी अभी वर्तमान में। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के कार्य जो मतलब उसको करेगा, इसलिए ये अनुच्छेद 65 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ जो आपका आर्टिकल 69 इसमें बताया गया है। आर्टिकल 72 इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में दी गई है। अनुच्छेद जो 74 है इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री मतलब ये सब होते हैं जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मतलब बनाए गए हैं। तो ये हमने कुछ प्रश्न थे जो कवर किए, हम फटाक से अब जल्दी से हम जो आपके लाइनर हैं और जो न्यूज है आपकी वो देख लेते हैं। तो दिसंबर 2022 में बेंजामिन जो नेतन्याहू हैं वो 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं।
तो इजराइल को पूछा जाता है, आपका इजराइल की जो आपकी संसद है उसको क्या बोला जाता है, नेसेट कहा जाता है। तो इजराइल के और इसकी जो राजधानी है जेरूशलम, जिस पर काफ़ी विवाद रहता है आपका, तो इसके अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला है आपका टाटा स्टील और तुरतुर हाई, देखिए आपका TUTR, इसको क्या बोलेंगे, TUTR को तो वो TUTR ही बोल दीजिए। हाइपरलूप ने हाइपरलूप तकनीक विकसित करने के लिए अभी IIT मद्रास में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, यानी टाटा स्टील और जो आपका TUTR हाइपरलूप, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है और ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाले हैं। अगला है आपका भारतीय चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासियों के लिए दूरस्थ रूप से मतदान करने के लिए रिमोट वोटिंग प्रक्रिया शुरू की है। बहुत अच्छा जो इनिशिएट है ये, इसमें अगर कोई भी राज्य से उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है और वो महाराष्ट्र में आके काम करता है और तो चुनाव के समय वो उसको घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं से ऑनलाइन आपका वोट कर सकेगा। इसीलिए ये रिमोट वोटिंग प्रक्रिया को शुरू किया गया है और इसमें दूसरे राज्यों में काम करने वाले भी मतदान में भाग ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और अभी इसमें प्रक्रिया को शुरू किया गया है। जिस दिन ये लागू हो जाएगी उसमें वोटिंग करने के लिए आपको घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है अपने प्रजनन के लिए बर्फ पर निर्भर एम्परर पेंगुइन जो है आपकी 2100 तक विलुप्त हो सकती है, मतलब जो आपकी साल 2100 है यहाँ तक इसके विलुप्त होने की संभावना है, क्योंकि यह पूरी तरीके से बर्फ पर निर्भर होती है और अभी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बर्फ तेजी से पिघल रही है और यह इनके विलुप्त होने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। यह अभी हाल ही में रिपोर्ट इसकी प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा हाल ही में ओमेगा सेंचुरी जो आपका है एक क्लस्टर है, आपका स्टार क्लस्टर है, इसमें उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता लगाया गया है। ओमेगा जो सेंटोरी हो इसको पहली बार 1677 में एडमंड हिलेरी द्वारा नॉन स्टेलर वस्तु के रूप में पहचाना गया था। तो इसमें अभी जो आपके स्टार्स हैं इनके 5 जो जनरेशन है उनका पता लगाया गया है और ये आपका स्टार जो क्लस्टर बोलते हैं ना, स्टार क्लस्टर है आपका ओमेगा सेंटोरी। आपके प्रश्न थे जो हमने आज कवर किए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम आपको आज प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। आज का प्रश्न है सत्रिया जो आपका डांस है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आपको किस स्टेट का बताना है। आपके जो क्लासिकल डांस है आपके 8 भारत में जो 8 क्लासिकल डांस है उसमें से एक है ये सत्रिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपको बताना है किस राज्य से ये बिलोंग करता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ ताकि उनको भी आने वाले एग्जाम्स में लाभ मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों की सीरीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।